हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। इसमें भी अपन टैक्स ऑडिट पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत टफ है, लेकिन अपन बहुत इसे सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि अपन पेपर में आराम से इसके ऊपर लिख पाए। ठीक है, अब आप समझो कि इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट जो होता है वो कौन कौन से सेक्शन के अंडर होता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली 12A में रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को ऑडिट करवाना पड़ता है अगर इसकी जो टोटल इनकम होती है वो दैट इज विदाउट क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, अगर वो ज़्यादा है मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उसे ऑडिट करवाना पड़ता है। तो 12A, 35D, 35E, इनमें जैसे मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एंड एक्सप्लोरेशन, तो इन ATIA, ATIAB, ATIB इनमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है CA का, जिसके बेसिस पे डिडक्शन क्लेम होती है। और हमारा मतलब बेसिकली 12A और 44AB सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स ऑडिट है ना। तो ये सारे सेक्शन है। तो इसमें बेसिकली अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट का मतलब डिफाइंड है 288 सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब अपन चलते हैं पब्लिक ट्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है उसे 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन उसे रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। तो क्लॉज A ऑफ 12A ये बोलता है कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट शुड ऑप्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन। और अगर उसकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 अगर एक्सीड करती है 2.5 लाख रुपए से, जो कि है मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उसे अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी, है ना, CA से एंड विद और अपनी इनकम रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ, है ना, एंड द पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ द इनकम फर्निशेस अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट। तो वो साथ में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में ये ऑडिट रिपोर्ट भी लगाएगा। एंड सच ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन फॉर्म नंबर 10B। तो जो 1280 जो ऑडिट रिपोर्ट होती है दैट इज इन फॉर्म नंबर 10B। तो अगर मैं रिवाइज कराऊँ आपको, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट आपको अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो फॉर्म नंबर 10B के अंदर होगी, और आपको ये CA से साइन करवानी है। अब देखो, अब जब हम 12A वाली ऑडिट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हमें प्रीलिमिनरी असर्टेन करना है, हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को असर्टेन करना है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना है इसके अंदर। ठीक है, फिर हम रूटीन चेकिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सारे कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, फिर हम देखेंगे एनेक्शर टू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10B का जो एनेक्शर है उसमें क्या क्या जाता है। अब अपन चलते प्रीलिमिनरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर हम रेजोल्यूशन लेंगे अबाउट आवर अपॉइंटमेंट, ठीक है, जिसमें हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन होगा, उसमें हमारी ड्यूटीज भी डिफाइन होगी। फिर हम सर्टिफिकेट एज टू द ओपनिंग बैलेंसेज, फिर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हम उनसे लेंगे, फिर हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग सिस्टम एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और हम लिस्ट लेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज उनका ट्रस्ट करता है, और हम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ट्रस्ट डीड लेंगे। तो अगर मैं रिवाइज कराऊं, हम ट्रस्ट डीड लेंगे, हम हमारा क्या बोलते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेंगे, और हमारा रेजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेंगे जिसमें हमारा स्कोप डिफाइन होगा, हम लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट लेंगे, हम लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज रन बाय दी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसकी प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर हम रूटीन चेकिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम चेक करेंगे विद रिगार्ड टू द अकाउंटिंग सिस्टम एंड द इंटरनल कंट्रोल। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, हम ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करेंगे। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आया, ट्रांजेक्शन को, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, उसके अंदर हम ट्रांजेक्शंस को वाउच करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या वो जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन द एम्बिट है, क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, क्या इनकम प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुई है, क्या एक्सपेंस तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो कि ट्रस्ट फॉलो करता है, जैसे मर्केंटाइल बेसिस पे या कैश बेसिस पे। ठीक है, और अमाउंट शोन एज अप्लाइड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, क्या वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ऑफ द मतलब क्या वो इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। मतलब मान लो मुझे पढ़ाना था, तो क्या एक्चुअल में वो पढ़ाने के लिए ही पैसा यूज हुआ है या नहीं हुआ है। और हमें ट्रायल बैलेंस लेना है, और हमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेनी है, जो कि ऑथेंटिकेट वांट करेगा उसे ट्रस्टी, एंड उसे हमें ट्रायल बैलेंस से एग्री करना है। तो मतलब बेसिकली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब हमें क्या क्या चेक करना है, हमें चेक करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके हमें ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना है, उसे देखना है कि क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज का, क्या वो विद इन द एम्बिट है, क्या इनकम प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई है, क्या एक्सपेंसेस प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं, और क्या जो ऑब्जेक्ट के लिए पैसा लगा है क्या वो एक्चुअल में लगा है या नहीं है। तो ऑब्टेन, फिर हमें ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन करना है, और हमें देखना है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या ट्रायल बैलेंस से एग्री करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले चेक बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को चेक किया, फिर बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस को फिक्स किया, ठीक है, ऑब्टेन है ट्रायल बैलेंस, और हमें फिर उसे चेक करना है बैलेंस शीट
प्रॉफिट एंड लॉस को हमें चेक करना है कि दैट इज इन एग्रीमेंट विद द ट्रायल बैलेंस। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखो सारे एसेट्स वेरीफाइज होने चाहिए, एसेट्स जो भी प्रॉपरली वैल्यूड होनी चाहिए, तो सारे एसेट वेरीफाइड होने चाहिए, सारे एसेट प्रॉपरली वैल्यूड होने चाहिए। अब एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स मतलब बेसिकली मेजर क्या होते हैं एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली क्लासीफाई हुई है और उसे तरीके से शो किया गया है, और आउटस्टैंडिंग मतलब डेटर्स, तो आउटस्टैंडिंग ड्यू आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। तो मतलब 4 पॉइंट तो एसेट से रिलेटेड है, एसेट्स क्या वेरीफाई हुए हैं, एसेट क्या वैल्यूड हुए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली क्लासीफाई किया गया है, एंड आउटस्टैंडिंग जो आउटस्टैंडिंग टू द ट्रस्ट है वो अकाउंट फॉर हुए या नहीं हुए। फिर अपन आते हैं लाइबिलिटीज़ को, तो क्या लाइबिलिटीज़ को तरीके से अकाउंट फॉर किया गया है या नहीं किया। तो प्रीलिमिनरी में हमने क्या लिया, हमारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रेजोल्यूशन जिसमें वो सब लिया है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ और सर्टिफिकेट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस, वो सब लिया, सबसे पहला पॉइंट। फिर हमने क्या किया, रूटीन चेकिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर ट्रांजेक्शंस को देखा, फिर ट्रायल बैलेंस को सर्टिफाई कराया फ्रॉम द ट्रस्टीज। फिर हमने देखा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज इन एग्रीमेंट विद द ट्रायल बैलेंस। फिर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसमें सारे एसेट्स अकाउंट फॉर हुए, लाइबिलिटीज अकाउंट फॉर हुई, क्या एसेट्स को तरीके से वैल्यू किया गया। फिर एसेट्स में दो टाइप, इन्वेस्टमेंट्स एंड आउटस्टैंडिंग, क्या उन्हें प्रॉपरली अकाउंट किया गया या नहीं किया। फिर अपन चलते हैं एनेक्शर टू द ऑडिट रिपोर्ट, तो फॉर्म नंबर 10B में हमने पढ़ा था, तो उसमें देखो उसके एनेक्शर में क्या जाता है, लिस्ट ऑफ पर्सन दैट आर कवर्ड इन सेक्शन 13(3). तो ये क्या है, बेसिकली ट्रस्ट के रिलेटेड पार्टीज है, तो हमें क्या लेना है, लिस्ट लेनी है किससे, मैनेजमेंट से, है ना। मैनेजमेंट यहाँ पे कौन है, ट्रस्टीज, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टीज अ सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 13(3). और हमें क्या देना है, हमें उनसे एनेक्शर फिल करवा के लेने हैं। जब हम फॉर्म नंबर 10B देते हैं ना, उसके साथ में एनेक्शर्स लाते हैं, तो अब हम ट्रस्टीज से ये फिल करवा के देंगे जो एनेक्शर है, ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टीज अ स्टेटमेंट इन एनेक्शर टू द फॉर्म नंबर 10B एंड गिवन द इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट ईच आइटम विद एक्सप्लेनेशन। तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जो एनेक्शर टू 10B है ना, आप उसके अगेंस्ट हमें सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। और हमें देखो लिस्ट लेनी है ऑफ सेक्शन 13(3), और देखो मतलब बड़ा सिंपल सी पॉइंट है, हम लिस्ट लेंगे ऑफ 13(3%, और हम लेंगे कि आप स्टेटमेंट दो, मतलब फॉर्म नंबर 10B के जो एनेक्शर है उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आती है आप हमें वो दो, और जो ये इन्फॉर्मेशन आई अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी जो एनेक्शर में दिया उसे हमें वेरीफाई करना है। अब देखो नॉर्मली क्या है, 13(3) के पर्सन कौन बताया गया, 13(3) क्या है, रिलेटेड पार्टीज है ट्रस्ट की, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा होगा कि ट्रस्ट शुड नॉट बी फॉर इट्स ओन, मतलब ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब वो अपने ही लोगों के लिए पैसा ना लगाए, ऐसा ये ट्रस्ट की कंडीशन है। तो ये 13(3) वाले वही लोग हैं, है ना। तो 13(3) में मतलब अगर मान लो ये जो लिस्ट है ना, हम ऑडिटर इसे नॉर्मली करेक्ट मान सकता है, क्योंकि अगर द ऑडिटर कैन एक्सेप्ट एज करेक्ट, तो उसे पता थोड़ी ना यार कौन रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ पर्सन एज गिवन बाय द मैनेजमेंट ट्रस्टी, तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप मान सकते हो कि जो उन्होंने दिया है वो सही दिया है। तो अगर मैं बोलूँ प्रीलिमिनरी रूटीन चेकिंग, प्रीलिमिनरी में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में बात आई, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो लर्न हो रही है, बैलेंस ओपनिंग कन्फर्मेशंस, ठीक है। फिर हमारा बात आती है प्रीलिमिनरी सबसे पहले प्रीलिमिनरी, फिर रूटीन चेकिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शंस, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हमारा फिर लास्ट में आता है एनेक्शर टू द ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें लिस्ट ऑफ पर्सन जाती है और हम ट्रस्टी से इन्फॉर्मेशन लेंगे एक स्टेटमेंट में, जिसमें वो मतलब सारे इन्फॉर्मेशन भर के देगा एंड वी विल वेरीफाई इट, है ना। अब अपन चलते हैं 35D और 35E के अंदर जो होता है। देखो 35D क्या बोलता है, जब आप कमेंस कर रहे हो बिजनेस या फिर आप सब्सटैंशियल एक्सपेंशन कर रहे हो, एंड वंस द बिजनेस इज कमेंस ऑन एक्सपेंडिंग एन इंडस्ट्रियल रेंट, ठीक है। या तो आप क्या कर रहे हो, कमेंस कर रहे हो, या आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, या फिर आप कोई नई ब्रांच कर रहे हो इन कनेक्शन विद सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। तो अगर मैं बोलूँ आप बिजनेस नया कमेंस कर रहे हो, या बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, या कोई नई इंडस्ट्रियल यूनिट खेल रहे हो, तो 35D क्या बोलता है कि आपको जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसका आपको 1/5 विल बी अलाउड इन द ईयर इन द फॉलोइंग ईयर्स। तो अगर मैं बोलूँ 35D, है ना, तो ये क्या बोलता है कि अगर मान लो बिजनेस कमेंस करते हो, अगर बिजनेस कमेंस हो गया लेकिन सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करते हो, या फिर नई इंडस्ट्रियल यूनिट खोलते हो, तो जो वो खर्चा है दैट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विल बी अलाउड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years एज पर दी सेक्शन 35D। अब सिमिलर केस आता है 35E के अंदर, जिसमें ये बोलते हैं कि जो आप माइंस वगैरह के लिए जो इनिशियल कॉस्ट एंटर करते हो दैट वुड बी अलाउड इन 10 years, है ना। तो 1/10 ऑफ द एक्सपेंडिचर विल ओनली बी अलाउड, ठीक है।
तो अगर देखो, अगर इन दोनों सेक्शन में सर्टिफिकेट चाहिए होता है, किन्हें चाहिए होता है, एसएससी अदर देन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये फॉर्म नंबर 3A होता है ना, ये सिर्फ चाहिए होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएससी अदर देन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब हम सर्टिफिकेट ले ले फ्रॉम एन अकाउंटेंट, जो कि 288 सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है ना। और हम ये जो रिपोर्ट है वो हम एंड द रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इज फर्निश्ड बाय द एसएससी अलॉन्ग विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम। तो फॉर्म नंबर 3A हमें रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाना है। तो अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, इन केस ऑफ एसएससी अदर देन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 35D और 35A की डिडक्शन तभी मिलेगी जब हम फॉर्म नंबर 3AE में, है ना, हम ऑडिट रिपोर्ट ले लें। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। अब अपन चलते हैं टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। 44AB क्या बोलता है, टैक्स ऑडिट कब कब कराना है। अगर मान लो कोई एसएससी 44ADA में कवर है और वो बोलता है कि उसकी इनकम जो 44ADA में जो डीम्ड इनकम है, जैसे 50%, वो उससे भी कम ही है, तो फिर उसे टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मतलब देखो उसे, मतलब वो क्या बोलता है, 44ADA में कवर है और वो बोलता है कि उसके जो प्रॉफिट्स है वो डीम्ड इनकम से कम है। साथ साथ में एक कंडीशन में ये भूल गया था कि इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज 2.5 लाख रुपए। तो अगर इनकम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए, है ना, वो तो आपको पता ही है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के केसेस में। तो अगर मैं बोलूं, अगर देखो 44AD अप्लाई होता है और वो बोलता है उसकी इनकम जो डीम्ड इनकम उससे कम है, साथ साथ में और उसकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, 3 कंडीशन। सिमिलर बेसिस पे 44AD उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, और वो 44AD अप्लाई होता है, वो बोलता है इससे कम है मेरी इनकम और उसकी इनकम जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है उससे ज्यादा, 3 कंडीशन। तो आपको टैक्स ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो 2 पॉइंट हुए। अब या फिर देखो 44AE में हो या 44BB में हो और 44BBB में हो, और आप यहाँ पे बोलते हो कि आपके प्रॉफिट्स कम है एज कंपेयर टू डीम्ड इनकम, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं है कि मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2.5 लाख से रुपए इनकम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है, सिर्फ ये लिखा है कि अगर आप डीम्ड इनकम से कम मानते हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो 44AE 44BB ये होता है ट्रांसपोर्टेशन, 44BB होता है कंस्ट्रक्शन का होता है, शायद मिनरल ऑयल्स का होता है, और 44BB फॉरेन कंपनी का कंस्ट्रक्शन का होता है। तो ये देखो इनमें डीम्ड इनकम, अगर यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट वाला फंड ही नहीं है, ठीक है, आप ये ध्यान में रखना। और बाकी जो एसएससीज बच गए, ठीक है, अगर वो बिजनेस कैरी ऑन करता है तो लिमिट अगर 1 करोड़ से उसका ज़्यादा टर्नओवर है तो उसे कराना पड़ेगा, या फिर वो प्रोफेशन करता है तो 50 लाख से उसकी ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट्स है तो उसे ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये हमारा पॉइंट। तो देखो अगर मैं बोलूँ 44AD ADA, इनमें क्या बोलता है कि वो इससे कम इनकम है और उसका मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा इनकम है, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उसे ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा 44AE 44BB 44BBB, इसमें वो डीम्ड इनकम से कम मानता तो ऑडिट कराना पड़ेगा, भले वो 2.5 लाख से नीचे भी हो तब भी, ठीक है। और फिर 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख रुपए हमारा प्रोफेशन के लिए। लेकिन इसमें एक अभी प्रोविजो ऐड हुआ था, वो क्या था, वो ये बोलता है कि अगर आपकी 95% ऑफ द रिसिप्ट नॉट इनकम, क्या बोला, रिसिप्ट मीन जितना भी बैंक में पैसा आया, अगर 95% ऑफ द रिसिप्ट, चाहे वो इनकम है या नहीं है, ठीक है ना, तो 95% ऑफ द रिसिप्ट एंड 95% ऑफ द पेमेंट अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो ये जो टैक्स ऑडिट की जो थ्रेशोल्ड है वो 1 करोड़ से 5 करोड़ जाएगी। मतलब 95% ऑफ द रिसिप्ट एंड, मतलब दोनों, एंड 95% ऑफ द पेमेंट इज थ्रू द बैंकिंग चैनल। देन और क्या देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट देखना है। तो अगर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट 95% तो हमारा टैक्स ऑडिट की जो थ्रेशोल्ड है वो हमारा 5 करोड़ रुपए हो जाएगी, 1 करोड़ की वजह। अब अगला ये जो पॉइंट है ये बोलता है कि अगर कोई एसएससी 44AD ऑप्ट नहीं करता है 1 साल के अंदर अंदर तो वो अगले 5 साल में भी 44AD ऑप्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर मतलब इसमें ये लिखा है कि अगर एक बंदा 44AD इस साल ऑप्ट नहीं करता तो अगले वो 5 प्रीवियस ईयर के लिए भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है जो 44B और 44BB है, 44B है शिपिंग बिजनेस के लिए, 44BB है एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे 7.5% डीम्ड इनकम होती है और यहाँ पे शायद 5% डीम्ड इनकम होती है, ठीक है। तो अगर इन सेक्शंस में जो कवर है तो इन्हें टैक्स ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें टैक्स ऑडिट से एग्जम्पशन है ना। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, तो 44AB शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44B और 44BB है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर कोई एसएससी दोनों, एक काम करता है 44B वाला और एक काम करता है अदर बिजनेस, तो सिर्फ उसका अदर बिजनेस का टर्नओवर देखना है हमें 1 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि 44B वाला तो कवर ही नहीं है टैक्स ऑडिट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आगे भी हमारा पॉइंट आएगा। अगर मान लो किसी एसएससी या किसी और एक्ट में भी ऑडिट होता है, मतलब लेट्स सपोज कंपनीज एक्ट में ऑडिट होता है,
तो क्या उसे टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा? तो हाँ, जवाब हाँ हाँ है ना। तो मतलब क्या लिखा है, अगर कोई ऑडिट किसी और एसएससी या किसी और एक्ट में भी ऑडिट होता है तो इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस, है ना, वो सफिशिएंट कंप्लायंस मान लिया जाएगा अगर वो सिर्फ इस जो टैक्स ऑडिट में जो फॉर्म नंबर 3C(a) है और 3C(d) है सिर्फ वो दे दे तो इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस, है ना। इफ सच पर्सन गेट्स द अकाउंट ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन ऑडिटेड अंडर सच लॉ, मतलब जो कंपनीज एक्ट है ना, बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निशेज बाय दैट डेट द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट एज रिक्वायर्ड अंडर सच अदर लॉ एंड अ फर्दर रिपोर्ट, मतलब इस वाले एक्ट की भी रिपोर्ट चाहिएगी, एंड अ फर्दर रिपोर्ट बाय एन अकाउंटेंट इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब अंडर दिस सेक्शन, जो कि फॉर्म नंबर 3C(a) है एंड फॉर्म नंबर 3C(d) है, ठीक है। अब अपन चलते हैं 44 ABD अप्लीकेबिलिटी चेक करने। अब देखो 525 लाख है तो मतलब 5 करोड़ 25 लाख इसका टर्नओवर है, DB प्राइवेट लिमिटेड है, तो क्या पहले एक चीज बताओ 44 AD क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगता है? तो मैंने बोला नहीं लगता है, क्योंकि देखो 44 AD लगता है सिर्फ इंडिविजुअल HUF फॉर्म और नॉट बीइंग LLP फॉर्म में भी LLP माइनस कर देता है, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअल HUF फॉर्म माइनस LLP, अब ये प्राइवेट लिमिटेड है तो इसके ऊपर 44 AD तो लग नहीं सकता, ठीक है। अब अपन आते हैं 1 करोड़ वाली, क्योंकि फिर सबसे पहले अपन 44 AD चेक करेंगे फिर हम 1 करोड़ पे आएंगे। तो क्या 1 करोड़ से ज़्यादा है? हाँ ना, तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका टैक्स ऑडिट तो कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट हो जाता है। अब अपन चलते हैं पार्टनरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर हमारा 165 लाख है, तो क्या ये 44 AD में कवर हो सकती है? क्योंकि 44 AD में पार्टनरशिप फर्म कवर होता है, यहाँ पे देखो ऑटो अगर आप, तो ये 44 AD में है। तो अगर ये डीम्ड इनकम 8% तक मानती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर ये बोलती उससे भी कम है और इसका मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अगर उससे ज़्यादा इनकम है तो इसे ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अगर अपन देख तो अगर ये 44 AD के हिसाब से अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दे तो इसे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 44 AD है ना वो सिर्फ मिलता है 2 करोड़ रुपए तक, सिर्फ 2 करोड़ तक आप 44 AD ऑप्ट कर सकते हो, और 44 AD कमीशन एजेंट को नहीं मिलता। देखो अगर आप देखो कमीशन एजेंट है ये और इसका जो टर्नओवर है वो 137 लाख है, ठीक है। तो अब हम देखो अगर 137 लाख है, मान लेते हैं कि जो 95% पैसा है वो नहीं आ रहा बैंकिंग चैनल से, मतलब वो 5 करोड़ वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती। देखो सबसे पहले तो 44 AD अप्लाई नहीं हुआ तो 44 AD इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि ये बंदा कमीशन एजेंट है। इंडिविजुअलिटी के ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन कमीशन एजेंट के ऊपर, है ना, हमारा क्या बोलते हैं 44 AD एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और 44 AD मतलब ये ऑप्ट नहीं कर सकता, तो अब 1 करोड़ वाली लिमिट देखी जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, ही वुड हैव टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB, क्योंकि इसमें 5 करोड़ वाली लिमिट इसलिए नहीं अप्लाई हो रही क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि इसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट और रिसिप्ट दोनों 95% बैंक से नहीं है, अगर अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये एजेंसी या बिजनेस है, एजेंसी 87 लाख का टर्नओवर है, तो देखो लेकिन एजेंसी बिजनेस पे अभी हमने पढ़ा कि 44 AD नहीं लगता, तो क्या अब देखो फिर हम आएंगे ऊपर वाले क्लॉज में, तो 1 करोड़ से नीचे नीचे है तो है ना, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सीड ₹1 करोड़, देयरफॉर ही नीड नॉट गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। तो देखो पहले हमने देखा 44 AD एप्लीकेबल है, नहीं है क्योंकि ये कमीशन एजेंट है। फिर हमने देखा कि क्या 1 करोड़ से नीचे नीचे है, हाँ तो जवाब आया हाँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है। अब देखो अकाउंटेंट का क्या मतलब है, जो 288 सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन के अंडर डिफाइंड है। अब देखो स्पेसिफाइड डेट का क्या मतलब है, स्पेसिफाइड डेट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डेफिनेशन को अमेंड नहीं किया, हालांकि एक्ट में ये अमेंडमेंट आ चुकी है कि देखो अब टैक्स ऑडिट ना 1 मंथ प्रायर टू 139 मंथ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्पेसिफाइड डेट वही है जो ड्यू डेट है फॉर फर्निशिंग द ROI। तो ये शायद एक पॉइंट गलत है जो कि अपन को, मतलब अगर आप एक्ट में देखो, बेयर एक्ट में देखो तो यहाँ पे लिखा है डेट 1 मंथ प्रायर टू, अगर मैं आपको 44 AB यहाँ पे दिखाऊँ 44 AB, तो यहाँ पे क्या जो वर्ड यूज हुआ है वो डेट 1 मंथ प्रायर टू है, लेकिन आपको पेपर में ये लिखना है द ड्यू डेट ऑफ 139/1, ठीक है। अब अपना आ जाता है देयरफॉर, तो ये हमारा 44, देखो अगर आप देखो 44 AE 44 BB और 44 BBB में हो और आप उसके नीचे इनकम मानते हो तो भले ही आपकी 1 करोड़ से कम भी है तो भी आपको ऑडिट करवाना ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 44 AE 44 BB और 44 BBB में आप डीम्ड इनकम नहीं मान रहे हो, उससे नीचे मान रहे हो तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब लेट सपोज एक बंदा 44 AE वाला धंधा भी करता है और दूसरा भी धंधा करता है, तो 44 AE में वो डीम्ड इनकम मान लेता है, जो प्रिजम्पटिव है वो मान लेता है, ठीक है। अब क्या फिर दूसरे बिजनेस के लिए 1 करोड़ की लिमिट के लिए पहले वाले बिजनेस को भी जोड़ा जाना चाहिए? तो जवाब है नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमें जो 1 करोड़ की लिमिट देखनी है, जो दूसरे बिजनेस के लिए देखनी है, वो सिर्फ
एक्सक्लूडिंग 44A, 44BB और 44BBB देखनी है। और मैंने आपको बताया था 44B और 44BBA का टर्नओवर हमें नहीं इंक्लूड करना, जो जब हम 1 करोड़ की लिमिट देखेंगे। तो हमें फॉर्म नंबर 3C, फॉर्म नंबर 3CD है ना, ये इसमें हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो अब एक सवाल आता है, क्या ATIA, ATIB, ATIC इसके अंदर हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ऑफ द CA अगर हमें इन सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम करनी है? तो क्या ये एक एडिशनल सर्टिफिकेट होगा इन एडिशन टू 44AB? तो जवाब है हाँ, इसका एक अलग सर्टिफिकेट जाएगा, ठीक है ना। तो इट शुड बी 44AB इज अ जनरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कि ओवरऑल पोजीशन ऑफ द अकाउंट्स को कवर करता है, ठीक है, लेकिन इसे सेपरेट ऑडिट कराना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIA। देयरफॉर इट विल बी नेसेसरी फॉर एन SSC टू गेट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब अपन आते हैं 8.13 करोड़ टर्नओवर है। अब अपन को टर्नओवर निकालना, हमने 1 करोड़ की लिमिट पड़ी थी, तो अगर अपन देखें 8.13 करोड़ है, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट जो कि सेल्स इनवॉइस में, तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड। तो 8.13 में से हम माइनस कर देंगे 8.2। कैश डिस्काउंट लेकिन हम माइनस नहीं करते, क्योंकि कैश डिस्काउंट किस लिए मिला है? अर्ली पेमेंट के लिए। तो ये हमारा टर्नओवर का मतलब हम टर्नओवर में से इसे रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमें हमारा जो टर्नओवर है वो बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम 8.13 है, तो हम डिस्काउंट को एडजस्ट कर देंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम एडजस्ट नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कमीशन ऑन सेल इज एन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो ये सेल से नॉक ऑफ नहीं होगा, तो ये हमारा मतलब इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेल्स रिटर्न क्या होता है? हमारी सेल से नॉक ऑफ होती है, तो हम 8,60,000 रुपये माइनस कर देंगे। और सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो टर्नओवर हुआ है। टर्नओवर क्या होता है? रिलेटेड टू इट्स ऑपरेशन, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिलेटेड टू माई ऑपरेशंस। अगर मैं बोलूँ तो देखो, अगर मैं बोलूँ 8.13 में से मैं 8.2 माइनस करूंगा, फिर मैं 2.9 माइनस करूंगा और लास्ट में 1.6 माइनस करूंगा, तो जो मेरा टर्नओवर आएगा, जो मेरा वो फाइनल जो टर्नओवर आएगा, देखो 3 चीजें माइनस हुई, 8.2, 2.9 एंड 1.6, तो ये आया 8 लाख, ठीक है। तो अब देखो 8 करोड़ सॉरी, तो 8 करोड़ मतलब अगर हम मान लेते हैं 95% आता है, तब भी 5 करोड़ ही लिमिट है, तो ये तो बहुत ऊपर है, तो इसे टैक्स ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। तो इन एनी केस इसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 288 सबसेक्शन 2 में CA की क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो CA वो बंदा है जो 21B में CA है और जिसके पास वैलिड COP है, मतलब 21B में वो मेंबर होना चाहिए, एंड हु होल्ड्स अ वैलिड COP बट डज नॉट इंक्लूड, बस इसमें वो नहीं आता है अगर कंपनी SSC है, तो जो बंदा डिसक्वालीफाइड है अंडर सेक्शन 141(3), तो जो बंदा 141(3) के अंडर डिसक्वालीफाइड है वो बंदा कभी भी टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता अगर वो कंपनी SSC है। अगर वो कंपनी SSC है तो अगर वो 141(3) में डिसक्वालीफाइड है, तो देखो 2 कंडीशन, सबसे पहले वो CA होना चाहिए 21B के हिसाब से, फिर उसके पास COP होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आता अगर वो डिसक्वालीफाइड है अंडर सेक्शन 141(3), या फिर दूसरे SSC के केस में या तो SSC खुद, या फिर अगर वो फर्म या EOP है ना, फर्म EOP या फिर HUF है, तो पार्टनर या मेंबर, ठीक है, पार्टनर या मेंबर। तो देखो अगर मैं बोलूँ या तो वो खुद अपना टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, या फिर फर्म या EOP है या HUF है, तो उसका पार्टनर या मेंबर उसका ऑडिट नहीं कर सकता। तो इन केस द SSC हिमसेल्फ, या तो SSC खुद नहीं है ना, या फिर SSC अगर फर्म EOP या HUF है तो उसका कोई भी पार्टनर या मेंबर उसका ऑडिट नहीं कर सकता। या फिर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें जो 13(3) में जो हमने रिलेटिव्स पढ़े थे वो इनका ऑडिट नहीं कर सकते, है ना। या फिर इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो अगर मैं आपको डिस्कशन को डिवाइड करूँ, कंपनी के केस में 141(3) वाला है ना, फर्म LLP और यानी फर्म हो गया हमारा, HUF हो गया और EOP हो गया, इसके केस में पार्टनर्स और मेंबर्स नहीं कर सकते, SSC खुद अपना ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के केस में हमारा 13(3) वाले बंदे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट जो आता है, जो बंदा इस SSC की कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई रिटर्न है, मतलब वो बंदा वेरीफाई कर सकता है रिटर्न अंडर सेक्शन 140, जैसे इंडिविजुअल के केस में उसका रिलेटिव वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। तो है ना, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न अंडर सेक्शन 140, वो बंदा भी टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता ऑफ द SSC, ठीक है। और इन सारे ऊपर वाले बंदों का कोई भी रिलेटिव नहीं बन सकता, ठीक है। फिर अपना पॉइंट आता है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द SSC भी टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता। इस ऑफिसर और एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता। एन इंडिविजुअल हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट विद द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द SSC, तो इस ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या मतलब पार्टनर या एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता। या फिर इंडिविजुअल और रिलेटिव और पार्टनर तीनों, IRP, ठीक है, इंडिविजुअल, रिलेटिव, पार्टनर। इंडिविजुअल, रिलेटिव और पार्टनर अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं
एसएससी की, तो वो टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकते, लेकिन रिलेटिव होल्ड कर सकता है ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीड इन 100,000 मतलब 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 100,000 मीन्स 1 लाख रुपीज़, तो रिलेटिव में होल्ड अप टू 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी इज इंडेटेड, लेकिन रिलेटिव इंडेट हो सकता है फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीड इन 100,000 रुपीज़। यहाँ पे अगर आप कंपनीज एक्ट में देखोगे तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ है, लेकिन टैक्स ऑडिट के लिए यहाँ पे 110 मतलब 100,000 मीन्स 1 लाख रुपीज़। और या फिर गारंटी दी रखी है, लेकिन रिलेटिव गारंटी दे सकता है अप टू 1 लाख रुपीज़, है ना। या फिर अ पर्सन हु हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद द एसएससी ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर जो पर्सन कॉन्विक्टेड हुआ है बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कॉन्विक्शन, तो वो बंदे डिस्क्वालीफाइड है अंडर सेक्शन 288 सबसेक्शन 2। तो अगर आप देखो 288 सबसेक्शन 2 की जो सीए रिक्वायरमेंट मीट आउट करता है वो टैक्स ऑडिटर बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि स्टैट ऑडिटर ही टैक्स ऑडिटर हो, टैक्स ऑडिटर कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि टैक्स ऑडिटर शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, है ना, ये हमारा पॉइंट कवर हो जाता है। फिर अपन चलते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में नहीं होता, इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जॉइंट ऑडिटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, तो अगर जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हुए तो उन्हें एक जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट देनी है जिसपे सारों के साइन होंगे। अगर कोई बंदा डिसएग्री करता है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सेपरेटली भी दे सकता है। तो अब हमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना है फ्रॉम द एसएससी, जिसमें साइन होने चाहिए पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम, उस बंदे के साइन होने चाहिए। जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हमें टैक्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, जिसमें, है ना, प्रीवियस ऑडिटर का नेम एंड एड्रेस दिया होना चाहिए, जिसमें हमारी रेम्यूनरेशन के बारे में बताया होना चाहिए, और ऐसे 210 के हिसाब से वो कंप्लायंस में होना चाहिए, है ना। सीए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग, जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए है, वो बंदा ऑडिट नहीं कर सकता। अगर हम मानते हैं कि लेट सपोज मेरी सीए फर्म है, तो सीए फर्म का पार्टनर तो ऑडिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें लिखा है अगर कोई फर्म है तो उसका पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता फर्म की, है ना। और फिर हमने नीचे पढ़ा था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी भी नहीं कर सकता, तो इस फर्म का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय दोनों ही ऑडिट नहीं कर सकते। अगर मेरी सीए फर्म का मैं टैक्स ऑडिट मुझे किसी दूसरे बंदे से ही कराना पड़ेगा, है ना। तो अगर जो बंदा टैक्स कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है तो वो टैक्स ऑडिटर बन सकता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता, भले ही चाहे वो फिर एम्प्लॉय हो या फिर ना हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट टैक्स ऑडिट इफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी, लेकिन काउंसिल की गाइडलाइंस ने ये भी बोल दिया कि इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी द टैक्स ऑडिटर, ये काउंसिल की गाइडलाइंस है, मतलब चाहे वो फिर एम्प्लॉयमेंट में हो या ना हो, मतलब चाहे इंडिपेंडेंट सीए भी हो तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर अपन चलते हैं कि क्या टैक्स ऑडिटर को रिमूव कर दिया जा सकता है। हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। अगर मान लो कि अगर टैक्स ऑडिटर ने गलती करी है और उसने सबमिट नहीं करी ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन फॉर एन अनरीजनेबल पीरियड, तो मतलब बहुत टाइम से वो डिले कर रहा है ना, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो टाइम पे नहीं भर पाएगा, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन टैक्स ऑडिटर को सिर्फ हम इसलिए रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एडवर्स ओपिनियन देने वाला है, तो हम इसके लिए हम रिमूव नहीं कर सकते। और जो भी बंदा फर्दर अपॉइंट होगा तो उसे चेक करना है कि क्या पिछले वाले सीए का सही तरीके से रिमूवल हुआ था या नहीं हुआ था, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं करना। नो अदर सीए शुड एक्सेप्ट द असाइनमेंट इफ द रिमूवल इज नॉट ऑन वैलिड ग्राउंड्स। अब अपन चलते हैं, है ना। 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है एक पार्टनर, तो अगर मान लो फर्म में 10 पार्टनर है तो वो 600 टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, तो एक बंदा 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। लेकिन इसमें ये वाले ऑडिट नहीं आते। फर्दर एज पर द काउंसिल डिसीजन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस कवर्ड बाय सेक्शन 44AE, 44BB और 44BB इज नॉट इंक्लूडेड। अब आप पहले तो ये बताओ, इनका ऑडिट तब होता है जब ये डीम्ड इनकम नहीं मानते एज पर सेक्शन, ठीक है, तो इनका ऑडिट करवाना होता है। तो अगर इनका ऑडिट कर रहे हो तो आप ये 60 की लिमिट के अंदर नहीं आते, और आप वैसे आप 60 टैक्स ऑडिट कर सकते हो। और 60 में जैसे मान लो 10 पार्टनर है तो 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो क्या ये 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक बंदा साइन कर सकता है? हाँ, तो हाँ जवाब है हाँ। तो चाहे बाकी 9 साइन ना करे तब भी चलेगा, लेकिन एक बंदा भी 600 कर सकता है, क्योंकि ये देखना है पार्टनर इंटू 60, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है इंटू 60। फिर चाहिए वो साइन इन नहीं देखना आपने, साइन इन चाहिए जो मर्जी करे, ठीक है। अगर मान लो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दोनों का टैक्स ऑडिट है तो उसे क्या एक माना जाए या 2 माना जाए, तो उसे ऑब्वियस ही बात है एक माना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो एक ही है। अगर मान लो काउंसिल की गाइडलाइन है कि अगर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि प्रैक्टिस में है वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा, अगर वो स्टैट ऑडिटर है किसी PSU का, किसी गवर्नमेंट कंपनी का, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी का, या फिर कोई पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50
50 करोड़ या उससे ज़्यादा है और वो बंदा दूसरा कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है जिसकी ऑडिट फीस है ना, जिसकी फीस जो अदर असाइनमेंट अदर देन दी स्टैट ऑडिट, तो जो जिसकी फीस एक्सीड हो जाती है द फीस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका 50 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर है और उसका मैं स्टैट ऑडिटर हूँ और मैं कोई दूसरा ऐसा काम लेता हूँ, लेट सपोज कुछ और काम ले लेता हूँ, लेट सपोज टैक्स फाइलिंग, ये सब काम, ठीक है, और उसकी जो फीस है वो अगर स्टैट ऑडिट की फीस से ज़्यादा हो जाती है तो आई विल बी गिल्टी ऑफ द रेम्यूनरेशन विच इन टोटल एक्सीड्स द फी पेबल फॉर कैरिंग आउट द स्टैट्यूटरी ऑडिट शुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब अपन चलते हैं कि अगर मान लो लेट सपोज मेरे क्लाइंट का ऑडिट टाइम पे नहीं हो पाया, जो स्टार्ट ऑडिट होना था वो टाइम पे नहीं हो पाया, अब मैं टैक्स ऑडिटर हूँ, तो क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे सकता हूँ भले ही स्टार्ट ऑडिट ना हुआ? तो जवाब है ना। नहीं, मैं दे तो सकता हूँ लेकिन मैं फिर फॉर्म नंबर 3C(a) में नहीं दे सकता, मैं फॉर्म नंबर 3C(b) में दे सकता हूँ। देखो फॉर्म नंबर 3C क्या होता है, फॉर्म नंबर 3C इसलिए यूज़ होता है अगर मान लो उस असेसी का किसी और एक्ट में ऑडिट हो रहा है तो जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो जाएगी फॉर्म नंबर 3CA में, लेकिन अगर उसका ऑडिट सिर्फ इनकम टैक्स की वजह से हो रहा है तो फिर वो जाएगी फॉर्म नंबर 3CB में। तो अब देखो ये असेसी कौन सा था, जिसका किसी और लॉ में ऑडिट हो रहा था लेकिन वो ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पाया टाइम पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑडिट हुआ ही नहीं, तो इसकी ऑडिट रिपोर्ट फिर फॉर्म नंबर 3CB में जाएगी। और जो मैं टैक्स ऑडिटर हूँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे अपनी जो रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 3CB में भी देनी पड़ेगी, है ना। तो मतलब बेसिकली हमारा मतलब मैं सिर्फ कर तो सकता हूँ ये, लेकिन मैं सिर्फ मैं फिर फॉर्म नंबर 3CA नहीं दे सकता, क्योंकि इट मे बी नोटेड दैट फॉर्म नंबर 3CA जो वो बोलता है कि the auditor should enclose a copy of the audit report conducted by the statutory auditor, ठीक है, whereas statutory auditor has not been appointed, है ना, और उसने ऑडिट कंप्लीट नहीं किया, it will be possible for the tax auditor to give his report in form number 3CB only। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे पढ़ो, it may however be noted that the tax auditor in such cases will have to conduct the financial audit as well, क्योंकि वो फॉर्म नंबर 3CB में क्या हुआ, अब उसे फिनेंशियल ऑडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3CB जब हम अभी नीचे फॉर्म दिखेंगे तो उसमें हमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बोलना पड़ता है। अगर हम 3CA में देखें तो ट्रू एंड फेयर व्यू के हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता, हमें बस इतना बताना पड़ता है उसका ऑडिट उसने किया था, हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये मतलब ये फंडा है। तो अब हमें इसके ट्रू एंड फेयर व्यू के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बोलना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अब अपन चलते हैं पेनल्टी क्या है। पेनल्टी 271B में डिफाइंड है, वो बोलता है कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाने की पेनल्टी है 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है 0.5% और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, और ये पेनल्टी 273B के अंदर वेव भी हो सकती है। नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज इफ रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर इज प्रूव, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेक्शन 145 क्या बताता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोलता है। तो ये बोलता है PGBP और IFOS में आप या तो कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम कुछ भी फॉलो कर सकते हो। सेक्शन 145 एम्पावर करता है CG को कि वो ICDS नोटिफाई कर सकता है। अब ICDS नोटिफाई हुए 10 और ये सारे एसएससी के ऊपर लगते हैं अदर देन एसएससी हु आर इंडिविजुअल एंड HUF एंड 44AB डज नॉट अप्लाई ऑन देम। तो इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, साथ साथ में 44AB डज नॉट अप्लाई ऑन देम। तो अदर देन एन इंडिविजुअल और HUF हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट ऑडिटेड अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB, तो इनके ऊपर ICDS अप्लाई नहीं होते। और ICDS देखो, ICDS के लिए दो कंडीशन है, एसएससी कौन होना चाहिए, एसएससी होना चाहिए अदर देन इंडिविजुअल HUF जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता हो, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, उसे मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना चाहिए। देखो अभी हमने पढ़ा था 145(1) दो ऑप्शन देता है PGBP और IFOS के केस में, मर्केंटाइल और कैश। अगर वो कैश बोल रहा है तो फिर ICDS अप्लाई नहीं होगा, भले ही वो एसएससी की डेफिनेशन में कवर हो जाए, मतलब भले ही चाहे वो कंपनी एसएससी हो, लेकिन अगर वो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो फिर वो मतलब क्या बोलते हैं ICDS अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ICDS सिर्फ मर्केंटाइल सिस्टम वालों के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। और जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन दी प्रोविजंस ऑफ द IT एंड द ICDS, इनकम टैक्स विल प्रिवेल, ठीक है। और आप याद देखो कि जो ICDS है इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट इज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम, ठीक है ना। दीज आर एप्लीकेबल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब अपन ICDS की नंबर याद करते हैं। ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर AS2 कौन सा था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, फिर AS7 था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर AS9 था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिर AS10 था फिक्स्ड एसेट्स, तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर हमारा AS11 था शायद, अगर आप देखो AS11 था फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 था गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट इन, फिर AS13 था जो हमारा था वो इन्वेस्टमेंट्स का था, तो रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज हो गया, फिर AS16 जो था बोरोइंग कॉस्ट का था, और AS29 था प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्वेंट्री, ट्रांसफेक्शन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज, फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, फिर सिक्योरिटीज, फिर बोरोइंग कॉस्ट एंड प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। फिर अपन देखो ऑडिट प्रोसीजर क्या बोलता है। तो हम ऑब्वियसली बात है एग्री इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट
मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हमें प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में क्या क्या होता है कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करता है, एक्नॉलेज करता है। तो ऑब्टेन एन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड, क्या क्या अंडरस्टैंड करता है, क्या एक्नॉलेज करता है, ठीक है, कि दैट इट विल गिव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन, ठीक है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन फ्रॉम होम आई नीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अब हमें ऑडिट में हमेशा ऐसे 230 के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करनी है। तो ऐसे 230 मतलब ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले आया ऐसे 210, फिर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे चले। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा कि हमें क्या क्या रखना है। तो हमें लिखना है कि वर्क डन हमने क्या किया और किसने किया, ठीक है, क्या क्या हमने इसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगी थी और किसने दी थी। तो हमने क्या काम किया और किसने किया, और इसके लिए हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगी थी और किसने दी। अब देखो हमने क्या किया और क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बेसिस पे हमने कोई डिसीजन लिए होंगे। तो डिसीजन और हमने कौन कौन सी प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर रिलाई किया और मैनेजमेंट लेटर। तो अगर मैं बोलूँ क्या काम किया और किसने किया, ठीक है, फिर हमने क्या इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली और किसने दी, ठीक है, क्या फिर हमने डिसीजंस लिए, क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थी, और हम एमआरएल भी ले लेंगे। और हमारा किस एक्सटेंट तक मतलब हमने टेस्ट चेक किया है या कुछ मतलब कितनी एक्सटेंट तक हमने चेकिंग करी, ये भी हमें वर्किंग पेपर में मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे 210 के हिसाब से जो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट टेस्ट करते हैं हम वो वाली चीज़ें भी मेंटेन करेंगे। फिर ऐसे 230 के हिसाब से हमारा जो वर्किंग पेपर्स मेंटेन होने चाहिए वो भी हम मेंटेन करेंगे। अब हम ऑडिट रिपोर्ट की बारे में बात करते हैं। देखो ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, देखो फॉर्म नंबर 3CA किसके लिए जाएगा, जिनको ऑडिट ऑलरेडी किसी और एक्ट में होता है। इन केस ऑफ अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एंड हु इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी अदर लॉ टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी फॉर्म नंबर 3CA में। अदरवाइज उसकी ऑडिट रिपोर्ट किस में जाएगी, फॉर्म नंबर 3CB, ठीक है। 3CA जाए या 3CB जाए, दोनों ही केस में 3CD जाना ही जाना है। तो मतलब 3CD इज कंपलसरी, 3CD तो जाएगा ही जाएगा। 3CB में देखो दो चीजें होती है, एक तो ओपिनियन होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एक होता है फॉर्म नंबर 3CD के ऊपर, ठीक है। तो उसे अपना ओपिनियन देना है ऑन दी बैलेंस शीट, है ना, एंड दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ साथ में उसे अपना रिपोर्ट देनी है। देखो फॉर्म नंबर 3CB किसका है, जिनका ऑडिट नहीं हुआ, तो उसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, फिर साथ साथ में जो फॉर्म नंबर 3CD के पर्टिकुलर्स है उसके ऊपर भी उसे ओपिनियन देना है, ठीक है। अब अपन समझो 3CB में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन जाता है वो जाता है कि वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन जो 3CB में जो पैरा 5 है उसमें जाता है कि जो हमारा जो ओपिनियन जाता है वो ट्रू एंड करेक्ट जाता है। मतलब क्या फॉर्म नंबर 3CD जो पर्टिकुलर्स है, ये जो फॉर्म नंबर 3CD में 44 क्लॉजेज है, तो क्या 44 क्लॉजेस के अंदर जो पर्टिकुलर्स हमने डाले हैं वेदर दीज आर ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जाता है वो जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं जो हमारा फॉर्म नंबर 3CD पे जाता है वो जाता है ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है कि जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज फैक्चुअली करेक्ट, तो फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिटन, ठीक है। अब अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो किसी बंदे का जो ऑडिटेड अकाउंट्स है दैट इज ऑफ अ डिफरेंट अकाउंटिंग है, लेट्स सपोज उसका जन टू दिसंबर का अकाउंट्स है, लेकिन मुझे ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो मार्च से अगले मतलब अप्रैल टू मार्च देनी है। अब देखो अब वो 3 महीने के लिए अनऑडिटेड है वो अकाउंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो पूरे साल के लिए फॉर्म नंबर 3CB में जाएगी। तो अगर जहाँ पे फिनेंशियल ईयर डिफरेंट है फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर देन माई ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन फॉर्म नंबर 3CB, क्योंकि हम ये मानेंगे कि ऑडिट नहीं हुआ है। तो अब देखो फॉर्म नंबर 3CA में क्या जाता है, फॉर्म नंबर 3CA में ऑडिट किया होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस एंटिटी का ऑडिट किया है इस ऑडिटर ने, ठीक है। तो वॉज कंडक्टेड बाय मैसर्स, लेट सपोज किसी फर्म का नाम लिख देते हैं, है ना, इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड हम उसकी कॉपी लगा रहे हैं अलॉन्ग विद द मतलब हम उसकी कॉपी लगा रहे हैं। तो इस एंटिटी का ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है, ठीक है। ये तो पहला हो गया, है ना। और हम इसका ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट लगा रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स जो कि पार्ट है एज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम ये तीनों चीज़ें लगा रहे हैं। तो हम बैलेंस शीट ला रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ला रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय द सेड डेट टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम मतलब उसका एनएच कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि द स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB इज अनेक्स्ड विद इन फॉर्म नंबर 3CD। तो हमने अनेक्स किया इन फॉर्म नंबर 3CD, और
और हमें बताना है कि जो फॉर्म नंबर 3CD है जो पर्टिकुलर्स है दीज आर ट्रू एंड करेक्ट, दीज आर ट्रू एंड करेक्ट। ये हमारा है फॉर्म नंबर 3CA। फॉर्म नंबर 3CB में हमने सबसे पहले बताया कि इसका ऑडिट इन्होंने किया था, है ना, और हम इनकी ऑडिट रिपोर्ट लगा रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट ये लगी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस ये लगा हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट्स जो कि पार्ट है एज पर दी एक्ट तो हमने वो भी लगा दिए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हमारा द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB। अब यहाँ से टैक्स ऑडिट शुरू हुआ। हमने पहले तो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पॉइंट्स दे दिए कि भाई इन्होंने ऑडिट किया था, इन्होंने लेट सपोज मैं टैक्स ऑडिटर हूँ, लेट सपोज XYZ फर्म का, और जो स्टार्ट ऑडिटर था वो PQR फर्म का था, तो मैंने पहले उसके बारे में बता दी। PQR फर्म ने ऑडिट किया था और उनकी हम ऑडिट रिपोर्ट ला दी, ठीक है। अब मैं अपनी बारे में बात करूँ कि मैंने इन पर्टिकुलर्स को वेरीफाई कर लिया एंड इन्हें सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशंस और क्वालिफिकेशन दीज आर ट्रू एंड करेक्ट, दीज आर ट्रू एंड करेक्ट। अब अपन चलते हैं फॉर्म नंबर 3CA में। अगर मैं पैरा 3 के अंदर हम कोई भी क्वालिफिकेशन देते हैं तो हमें उसका रीज़न भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन लेट सपोज अपन समझते हैं कि जैसे लेट सपोज ब्रांच ऑडिटर ने मुझे रिपोर्ट दी, तो लेट सपोज एक एंटिटी 10 ब्रांच है, तो 10 ब्रांचेस से मेरी ऑडिट रिपोर्ट आई, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आई, और मैंने प्रिंसिपल टैक्स ऑडिटर मैं हूँ, मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसे लगा दिया। तो प्रिंसिपल टैक्स ऑडिटर शुड सबमिट हिज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, लेकिन मैं उसमें एक एज अ ऑब्जर्वेशन मैं ड्रॉ करूँगा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है, ड्यूली अपॉइंटेड अंडर द रेलेवेंट लॉ ऑफ द ब्रांचेस नॉट ऑडिटेड बाय मी और अस। तो हमने इनकी ऑडिट रिपोर्ट को भी अपने कंसिडरेशन में लिया है। अगर मान लो कि जो वो ब्रांच थी वो फॉरेन ब्रांचेस थी, तो उसका ऑब्वियसली बात है वो उधर के ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा, तो हम बोलेंगे कि वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द ऑडिट रिपोर्ट of from the auditors appointed under the relevant law of the overseas branches not audited by me or us, ठीक है। अब अपन आते हैं फॉर्म नंबर 3CB में। फॉर्म नंबर 3 मतलब देखो ये वाली जो चीज़ देनी है ना कि दूसरे ब्रांच का ऑडिट उन्होंने किया है, ये हमें देनी है पैरा नंबर 3 के अंदर, क्योंकि पैरा नंबर 3 में हमारी ऑब्जर्वेशंस या क्वालिफिकेशंस दोनों जाता है। फॉर्म नंबर 3CB में सबसे पहले हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है, फिर हम टैक्स ऑडिट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जामाइन किया है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ऑफ दी एसएससी, है ना, जो जिसका नाम लिखना है, पैन नंबर लिखना है हमने, तो हमने सबसे पहले एग्जामाइन किया है और हमने ये वेरीफाई किया है दैट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज एन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। और हमारी ये ऑब्जर्वेशंस है, वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस और कमेंट और डिस्क्रिपेंसीज इस सब्जेक्ट टू द अबव, मतलब इसके अलावा, मतलब जो यहाँ पे हम डिस्क्रिपेंसी लिखेंगे इसके अलावा कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो मतलब हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली है, हमारे पास सिर्फ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुई थी एंड ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं बोलूँ सबसे पहले मैं बोलूँगा वी हैव एग्जामाइंड द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इज इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशंस, है ना, सब्जेक्ट टू द अबव ऑब्जर्वेशंस ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन हैव बीन रिसीव्ड और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन एंड ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आएगी ना, क्वालिफिकेशन जो आएगी दैट शुड बी रिलेटेड टू कि हमें इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, या फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा। तो इन तीनों से रिलेटेड क्वालिफिकेशन ही ऊपर वाले कॉलम में आएगी, क्योंकि इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू द अबव। तो मतलब इसमें जो क्वालिफिकेशन आएगी दैट शुड बी रिलेटेड टू प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड रिलेटिंग टू द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव नॉट रिसीव द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। फिर हम ये बोलेंगे, अब यहाँ पे टैक्स ऑडिट शुरू हुआ, दैट वी हैव एनेक्स्ड आवर फॉर्म इन फॉर्म नंबर 3CD एंड दी पर्टिकुलर्स देयर इन आर ट्रू एंड करेक्ट। ये भी हमारा पॉइंट हो जाता है। फिर अपन चलते फॉर्म नंबर 3CB में। देखो फॉर्म नंबर 3CB में जो पैरा 3A है, पैरा 3A में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द, पैरा 3A में लिखा है कि फॉरेन ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रिपेंसीज। फिर पैरा 3B में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द अबव, है ना, सब्जेक्ट टू द अबव। तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमें मिली है, ट्रू एंड फेयर व्यू है एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है। तो इसका मतलब पैरा 3A में जो हमें क्वालिफिकेशन देनी है दैट शुड बी रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कीप इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। ये भी हमारा पॉइंट समझ आ जाता है। अगर मान लो मेरी 2 ब्रांचेस थी जिसमें से मैंने सिर्फ एक का ही ऑडिट किया और दूसरी ब्रांच अनऑडिटेड है, तो मुझे ऑब्वियसली बात है अपने क्वालिफाई करनी पड़ेगी माय रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3CB। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 3CA 3CB कवर हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म नंबर 3CD कवर करूँगा। तो हम यहीं पे अपना डिस्कशन खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।